हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल ज्ञान में। मैं विक्रम सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें यह हमारा सेशन 2 है जिसमें हम बात करेंगे। इससे पहले एक सेशन हो चुका है। इस सेशन में हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, या बात कर सकते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से भारत की राजनीति में एक बड़ा दल, मजबूत दल उभर कर सामने आया, या यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो दबदबा था वो किस प्रकार से भारत की राजनीति में था, या इसकी प्रभुत्व का जो प्रकृति थी वो भारत में क्यों आई। सबसे पहले देखें, भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है भाई जिसके यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व रहा हो। इससे पहले भी कई देश ऐसे हैं जिनके पास एक पार्टी का प्रभुत्व रह सकता है। जैसे इसमें कुछ देश तो ऐसे थे कि जिनका संविधान अलाउ करता है कि वहाँ पे एक पार्टी हो, जैसे चीन है, क्यूबा है, सीरिया है। यहाँ का संविधान ही कहता है कि हमारे यहाँ एक पार्टी होगी। उसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जैसे म्यांमार है, बेलारूस है और इरिट्रिया है। इसमें एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते हुआ है। मतलब वहाँ पर कुछ स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि भी वहाँ पर एक पार्टी का प्रभुत्व सेना और सरकार के बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए करना पड़ा। इससे अलग कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर कुछ सालों में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, वो किसी भी कारणों से रहा, वो आज़ाद हुए, उनके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी। जैसे कुछ सालों में मैक्सिको में, दक्षिण कोरिया में, ताइवान में यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, लेकिन बाद में यहाँ पर दूसरी पार्टियाँ भी सामने आई। अब इसमें भारत में भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, लेकिन भारत के लिए बात अलग किस तरह से है। भारत में ऐसा लोकतंत्र की वजह से हुआ। हमारे यहाँ पहले चुनाव, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, 1952 में हुए। 1952 में कांग्रेस जीत के आई। कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण जो था वो इसकी राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका थी, इस कारण से कांग्रेस जीत के आई। उसके बाद 1957 में चुनाव और 1962 में जो चुनाव हुए, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत के आई, स्पष्ट चुनाव थे। विपक्षी दलों ने भी इन चुनावों को निष्पक्ष माना। तो इस कारण भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है, ना कि यहाँ पर अन्य कारणों से एक दल का प्रभुत्व रहा है। देखिए, यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक, अगर हम भारत की बात करें, यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक परिस्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे की से होड़ की, और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। जैसा कि एक उदाहरण और यहाँ हमें विश्व में मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में ऐसा ही हुआ। जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि लोकतांत्रिक तरीके से एक के बाद, अपनी लोकप्रियता के कारण, एक के बाद एक चुनाव वो जीतती गई। तो इसमें हम देखते हैं अब कांग्रेस के इस प्रभुत्व के मुख्य कारण क्या थे। यहाँ पर इसमें हम ये बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व या दबदबे के मुख्य कारण। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला कारण तो ये आ जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी यह स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई थी। कहने का मतलब स्वाधीनता संग्राम इसको विरासत में मिला था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही संगठित एक ऐसी पार्टी थी जो लोगों तक जिसकी पहुंच थी, और लोगों का इसमें विश्वास भी था आज़ादी के बाद कि इस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया है। दूसरी बात, आज़ादी के आंदोलन में कुछ
जो मुख्य नेता थे वो अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए भी लोगों का विश्वास उन नेताओं में था और उन नेताओं में विश्वास होने के कारण कांग्रेस में विश्वास उनका था। तीसरा, कांग्रेस पहले से ही बहुत सुसंगठित पार्टी थी। अभी बाकी दल अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे, कांग्रेस अपना अभियान शुरू भी कर देती थी। इस वजह से भी कांग्रेस जो पहले 3 आम चुनाव थे उनमें अन्य पार्टियों से आगे रही। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय या उसके आसपास हुआ, लेकिन कांग्रेस इकलौती एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता से बहुत साल पहले स्थापित हो चुकी थी। ये 1885 में स्थापित हो चुकी थी और स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली और पहला चुनाव हमारा 1952 में हुआ। तो 1985 और पहले चुनाव 1952 के बीच कितना फ़र्क है, तो कहने का मतलब ये है कि तब तक तो ये बहुत लोगों तक पहुंच गई होगी। और इसके बाद देखिए, इस पार्टी का जो स्थानीय नेटवर्क है, नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, इस पार्टी का जो स्थानीय नेटवर्क है, उस एक संगठन का जो नेटवर्क है वो बहुत लोकल लेवल पर भी, गांव में, कस्बों में, गरीबों तक, सब तक यह पार्टी पहुंची हुई थी और सभी को इस पार्टी में जगह थी। इसलिए भी कांग्रेस जीत हासिल करती है। अब यहाँ बात आ जाती है, ऊपर की बातों को देखते हुए कांग्रेस एक सामाजिक संगठन के रूप में और एक विचारधारात्मक संगठन के रूप में किस प्रकार कांग्रेस ने काम किया। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी। उस वक्त कांग्रेस में कौन कौन लोग शामिल थे? उस वक्त कांग्रेस में नए नए शिक्षित लोग, कामकाजी लोग, शहरी लोग, व्यापारी लोग, ये सब उस वक्त कांग्रेस में शामिल थे। उस वक्त कांग्रेस में गरीब, मजदूर, किसान शामिल नहीं था। तो ये बात एक सोचने वाली है। अगली बात यहाँ आ जाती है, 20वीं सदी आते आते, कहने का मतलब 1900 आते आते कांग्रेस ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि कांग्रेस प्राकृतिक रूप से जन आंदोलन, लोगों तक पहुंचना उसने शुरू कर दिया। 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस में जो लोग शामिल थे वो अगड़ी जातियों के लोग थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे, शहरी लोग थे। लेकिन कांग्रेस ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे गांधी जी की अगुवाई में, देखो कांग्रेस को अगर किसी ने जन आंदोलन में बदला है तो वो गांधी जी थे। गांधी जी की अगुवाई में जब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या इस प्रकार के अन्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जब इस प्रकार के आंदोलन शुरू किए या उनमें भाग लिया तो कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है वो बहुत बढ़ गया था। गांधी जी की नीतियों के कारण कांग्रेस अब शहर से निकलकर गांव, कस्बों तक, झोपड़पट्टी तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस का एक और इसमें इम्पोर्टेंट फीचर ये है, कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा, जिसमें किसान भी थे, उद्योगपति भी थे, शहर के बासिंदे भी थे, गांव के निवासी भी थे, मजदूर, किसान, सब इसके साथ जुड़ गए थे। धीरे धीरे कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो विस्तृत हो गया। अब कांग्रेस में केवल शहर के उद्योगपति और अमीर लोगों का ही बोलबाला नहीं था, अब इसमें मजदूर, गांव के लोग, निम्न वर्ग, ये सब एक नेता के रूप में उभर कर आने लग गए थे। तो ये भी एक बड़ी बात है। और इसके बाद आज़ादी के समय कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक संगठन की तरह बन चुकी थी, जिसमें सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के लोग इसमें शामिल होने शुरू हो गए थे। इसलिए कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन बन गया था, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल हो गए थे। इसमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक में कर लिया था। कई बार यह भी हुआ कि कोई समूह अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं कर पाया, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस से अलग नहीं हुआ। उसने अपनी अलग पहचान, अलग विचारधारा कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही अलग तरह से व्यक्त की। और ये देखिए यहाँ पर दूसरी बात, ये विचारधारात्मक संगठन क्यों बना? हमने अभी तक पढ़ा कि यह जो था, कांग्रेस जो था, यह सामाजिक संगठन था। इस पहरे में हम पढ़ेंगे कि यह एक विचारधारात्मक संगठन था।
विचारधारात्मक संगठन क्यों बना? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस की नीतियों से समर्थन में नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर बने रहे। कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी भी थे, शांतिवादी भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, गर्मपंथी भी थे, नरमपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे। तो सभी विचारधाराओं के लोग कांग्रेस में शामिल थे और कांग्रेस को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। और कांग्रेस की प्रकृति भी बन गई थी कि इन सब लोगों को अपने अंदर समा लेती है। इसलिए कांग्रेस जो है वो एक विचारधारात्मक संगठन भी उभर कर सामने आया, ऐसा संगठन जिसमें सभी की विचारधाराओं को इज्जत दी जाती थी, सभी की विचारधाराओं को सुना जाता था, सम्मान दिया जाता था। इसके बाद गुटों में तालमेल और आपसी सहनशीलता। एक बात और यहाँ पर आ जाती है कि कांग्रेस किस प्रकार से अपने अंदर जो गुट थे उनमें आपसी तालमेल और सहनशीलता बनाकर रखती है, किस प्रकार से इसने इस स्वभाव को अपनाया। पहली बात यह आ जाती है कि जो लोग आए वो इस संगठन में शामिल कांग्रेस उसको कर लेती थी। इसका एक कारण था कि कांग्रेस जो है वो अतिवादी रुख अपनाने से बच जाती थी। अतिवादी रुख का मतलब भाई मैं तो किसी को शामिल नहीं करूंगी, अगर मेरे साथ कोई विचारधारात्मक मतभेद रखता है तो रखे, हम उसको शामिल नहीं करेंगे। कांग्रेस में अनेक विचारधाराओं और अनेक गुटों के लोग थे, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो इस अतिवादी विचारधारा से बच गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना उसने शुरू कर दिया। दूसरा, इसमें एक मुख्य बात यह आ जाती है, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनवादी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता और भी ज़्यादा हो जाती है। जब आप का स्वभाव गठबंधनवादी हो, कहने का मतलब जब आप एक लाइन पर न चलने वाले हों, कहने का मतलब मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, तो मेरे लिए इस लाइन पर चलना आसान हो जाएगा। मान लो मैं इस लाइन पर चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई ब्रेकर आ गया या यहाँ पर कोई हर्डल आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ होके निकल लूँगा, यहाँ से यहाँ होके निकलूँगा, तो मेरे लिए रास्ता पूरा करना आसान हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो इस लाइन से ही चलूँगा, मैं इससे अलग नहीं होऊंगा, यहाँ पे कोई हर्डल आ गया, कोई खड्डा आ गया, कोई पेड़ पड़ा है, तो मेरे लिए इस लाइन पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन हर्डल को, इन दुविधाओं को दूर करने के लिए मुझे इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो इस तरह की थी कि कांग्रेस इन सभी मतभेदों से बचा के निकल जाती थी और लोगों को अपने अंदर सहनशीलता पूर्वक शामिल कर लेती थी। ये एक बहुत बड़ा इसका कारण था। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस के विपक्ष में थे, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस की नीतियों के विपक्ष में थे, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ कर दूसरी जगह पर जाकर या दूसरे जगह पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझा। इसलिए भी कांग्रेस का जो स्वभाव था वो गठबंधनशील था, सहनशील था। कांग्रेस पार्टी अपने इस गठबंधनवादी स्वभाव के कारण विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील भी रही और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के अंदर ही विभिन्न गुटों को, विभिन्न विचारधाराओं को बढ़ावा भी मिला कांग्रेस के इस गठबंधनवादी स्वभाव के कारण, जिसका कांग्रेस को कई बार नुकसान भी हुआ और कई बार उसको इसका लाभ भी मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे उभर कर एक पार्टी सामने आती है और इस का, जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस को कई बार इसका लाभ हुआ और कांग्रेस को कई बार इसका हानि भी हुई। अब बात करते हैं कांग्रेस को कांग्रेस प्रणाली क्यों कहा जाता है। देखो, कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी हुई थी। प्रांतीय इकाइयां का मतलब राज्यों की इकाइयां। इन राज्यों की इकाइयों में, कांग्रेस की राज्यों की इकाइयों में बहुत सारे गुट शामिल थे। ये गुट अलग अलग विचारधारा का रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने है। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही अपनी नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी, कांग्रेस को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर रह जाती थी। शासक दल का कोई भी विकल्प उनके पास नहीं होता था और इस कारण से ही कांग्रेस को अपने आप में एक सिस्टम कहा जाता है। प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। कांग्रेस अपने आप में एक सिस्टम था। जैसे अगर मैं बात करूं, घड़ी अपने आप में एक सिस्टम है। घड़ी को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इस घड़ी को अगर आप खोल के देखें
तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो इसको घड़ी बनाती हैं। अगर घड़ी के अंदर कोई भी मशीन कल पुर्जे ना हो और वो आपस में तालमेल से काम ना करें तो घड़ी को घड़ी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस एक घड़ी की तरह सिस्टम था जो विभिन्न लोगों को, विभिन्न समूहों को अपने अंदर समा कर चलता था, इसलिए कांग्रेस को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है उस वक्त में। ठीक है। अब कांग्रेस के अंदर से ही विपक्षी पार्टियों का उदय हुआ। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी जो कांग्रेस के अंदर से ही निकली थी, और कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी थी जो 1952 और के चुनाव के बाद इसमें से निकली थी। तो लेकिन किसी न किसी रूप से आज जो हमारे बीच विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस या उसके विपक्षी पार्टियां, उनका कहीं ना कहीं हम जो जन्म है या उनकी जो जड़ें हैं वो हम देखते हैं 1952, 1950, 1960 के आसपास किसी न किसी रूप में हम देखते हैं। तो इस तरह से हम कांग्रेस को उभरते हुए देखेंगे और कांग्रेस को हम उसके बाद विपक्षी दलों के रूप में भी पनपते हुए देखेंगे। देखिए, शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में बहुत गहरा सम्मान और बहुत गहरा प्यार था। जब भारत आज़ाद हुआ और अंतरिम सरकार बनाई गई, इलेक्शन नहीं हुए थे हमारे, लेकिन सरकार अंतरिम बनाई गई जिसने संविधान सभा का काम किया और संविधान का गठन किया। इसमें कांग्रेस सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की। और कांग्रेस में विपक्षी लोग भी इसके मंत्रिमंडल में थे, जैसे भीमराव अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन उनका जो प्यार था वो सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के साथ भी उतना ही था, जयप्रकाश नारायण के साथ भी उसका प्यार उतना ही था। तो कांग्रेस का ये जो स्वभाव था, ये कांग्रेस को यूनिक बनाता है उस दौर में। और इस कारण ही हम देखते हैं कि जो वो दौर था वो एकदम से अनूठा दौर था भारतीय राजनीति में, और इसमें जो कांग्रेस उभर कर आई वो इसी कारण से भी आई थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस जो थी वो सभी लोगों का सम्मान करती थी, सभी लोगों का आदर करती थी। देखिए, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, तो ये सब लोग कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल थे। इसलिए कांग्रेस एक विचारधारा के रूप में और सामाजिक रूप में उभर कर सामने आई। देखिए, सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक संगठन के रूप में उभरी थी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई, और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़त हासिल थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाला हर व्यक्ति, हर हित समूह इसके अंदर समा जाता था। ठीक है। और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर में रहा। हम कहते हैं कि इस प्रकार के जो लोग थे जो सत्ता पाना चाहते थे वो उसमें समा जाते थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन लोगों ने अपनी अलग पार्टियां बना ली, और जैसे ही लोग उनके साथ जुड़े तो कांग्रेस को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया और कांग्रेस एक अलग गुट बन गया, या दूसरी पार्टियां जो थी वो एक अलग गुट बन गया था। तो ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो आपका इसको देखने के लिए थैंक यू। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ ऐसी पार्टियों की जो उस दौर में उभर कर सामने आई, जैसे स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता से पहले कुछ अस्तित्व में थी, लेकिन ये पार्टी जो थी कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी। लेकिन 1959 में अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अलग हो गई। कांग्रेस, ये जो स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा के लोग थे ये कांग्रेस से अलग हो गए, तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम स्वतंत्र पार्टी रखा गया। इस पार्टी के मुख्य नेता जो थे वो सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, N.C. रंगा, मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता थे। अब इस पार्टी के जो लोग थे उनकी मुख्य विचारधारा क्या थी? वो लोग चाहते थे कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। कहने का मतलब ये आ जाता है, सरकार जब अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करेगी तो ये पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे।
पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे तो किस देश की तरफ इनका झुकाव रहा होगा? अमेरिका की तरफ इनका झुकाव रहा होगा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का पूंजीवादी विचारधारा की तरफ झुकाव नहीं था। भारत जब आज़ाद हुआ, भारत की पहली सरकार बनी, तो भारत की पहली सरकार का झुकाव समाजवादी विचारधारा की तरफ था। तो इनका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के विकास के नजरिए से राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन, राष्ट्रीयकरण, अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्रों की मौजूदगी की आलोचना करती थी। इस पार्टी का एक विचार यह भी था कि जो सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है, सरकार को वो भी नहीं करना चाहिए। जो अमीर लोग हैं उन पे जो टैक्स लगाती है सरकार को वो भी नहीं लगाने चाहिए। और यह जो दल था वो अर्थव्यवस्था में खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देता था। यह जो दल था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भाई विरोध करता था और सोवियत संघ के साथ दोस्ताना रिश्तों को भी गलत मानता था। यह जो दल था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नज़दीकी बढ़ाने की वकालत करता था। इस तरह से स्वतंत्र पार्टी में मुख्य रूप से कौन लोग शामिल थे? स्वतंत्र पार्टी में मुख्य रूप से जमींदार, राजे महाराजे, ये लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इस विचारधारा को लेकर स्वतंत्र पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली और लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। तो ये आपकी स्वतंत्र पार्टी की एक इंट्रोडक्शन इसमें हो जाती है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी आती है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ जिसको आज हम बीजेपी के रूप में देखते हैं, भारतीय जनसंघ जिसको आज हम बीजेपी के रूप में देखते हैं, तो इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस वक्त के अपने दौर के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए मुख्य नेताओं में, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले बताया था, ये अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और इसके संस्थापक के रूप में उन्होंने काम किया। और इससे पहले यह जनसंघ जो था इसकी जड़ें हम आरएसएस और हिंदू महासभा में भी देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि भारतीय जनसंघ दूसरी पार्टियों से किस प्रकार भिन्न है। तो भारतीय जनसंघ कहता है कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर इस जोर दिया जाना चाहिए कि भारत जो है वो एक देश हो, भारत में एक ही संस्कृति के लोग हों और एक ही राष्ट्र हो। उनका मानना था कि भारतीय जो देश है वो भारतीय संस्कृति परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। बेसिकली इनका कहना ये था कि भारत अपनी संस्कृति, पुराने जो रीति रिवाज हैं, विचार हैं, उनके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। इनका एक और विचार था कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो गलत हुआ है, हम इसको भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कहते थे। दूसरी बात ये कहते थे कि अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इन्होंने एक विचार और रखा कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है उनको जो संविधान में रियायतें दी जाती हैं वो नहीं देनी चाहिए, इसका विरोध इन्होंने किया। और एक मुख्य बात इसकी थी जो वो ये थी कि 1964 में अपना जो चीन ने परमाणु परीक्षण किया था, उस परीक्षण के बाद भारतीय जनसंघ जो है वो सरकार पर दबाव कर रहा था कि सरकार अपने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर देने चाहिए। इसलिए भारतीय जनसंघ उन दिनों में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। देखिए इसमें क्या हुआ, भारतीय जनसंघ 1952 के चुनाव में इनको 3 सीटें मिली, 1957 के चुनाव में इनको 4 सीटें मिली। शुरुआती दौर में यह जो पार्टी थी यह हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा थी, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है ये। और इसका जो दबदबा था वो शहरी इलाकों में ज़्यादा था। और इसके मुख्य नेता जो थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, इसके मुख्य नेताओं में आते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्टी आती है वो आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी वो 1920 के आसपास इन्होंने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। और
ये जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो रूस की क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, उससे प्रेरित थे। रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह पर चलने की तरफदारी ये लोग करते थे। 1935 में साम्यवादियों ने, या कहें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर ही काम किया, अलग नहीं हुए, लेकिन विचारधारा 1920 से काम कर रही थी। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 में अलग हुए और उस वक्त साम्यवादियों ने जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन जो लड़ रहा था उसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उस समय पर रूस जो है वो भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। ब्रिटेन और रूस जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए 1941 में जो कम्युनिस्ट थे वो ब्रिटेन के साथ थे। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन का कम्युनिस्टों ने विरोध किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग ब्रिटेन के समर्थन में थे। ब्रिटेन के समर्थन में इसलिए थे क्योंकि रूस ब्रिटेन के समर्थन में था। ठीक है, तो इसके साथ एक बात और यहाँ नोट करने वाली है, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो कम्युनिस्टों के पास एक अपना मशीनरी थी, पार्टी सुचारू रूप से संगठित थी और धरातल पर लोग शामिल थे। इसलिए कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आज़ादी के आसपास बनी पार्टियों में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। अब यहाँ देखो मजबूती का यहाँ पर एक उदाहरण आ जाता है। पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीटें मिली और यह सबसे बड़ी विपक्षी दल, कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीटें अगर किसी को मिली थी तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई थी। इसके मुख्य नेता थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूद्रिपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया। तो ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुख्य नेता बन गए थे। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया, टूट गई। टूटी क्यों थी? क्योंकि 1964 में चीन और रूस, चीन में भी कम्युनिस्ट थे और रूस में भी कम्युनिस्ट थे, इन दोनों की विचारधाराओं में फर्क आ गया था। तो जो सोवियत संघ की विचारधारा का समर्थन करते थे वो तो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, लेकिन जो चीन की विचारधारा का समर्थन करते थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उन्होंने बना ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और आज भी ये दोनों दल भारत में कायम हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक नेक्स्ट जो दल है वो आ जाता है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट जो पार्टी है यह कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी या एक विचारधारा थी जो कांग्रेस के अंदर रहकर ही काम कर रही थी। 1934 में युवा नेताओं की टोली जो थी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया और अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया। ये जो नेता थे वो ज़्यादातर परिवर्तनशील विचारधारा के थे और समतावादी विचारधारा के लोग थे। तो ये चाहते थे कि समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए। जैसे वैसे तो हम समाजवाद में क्या कहते हैं, एक पार्टी का दबदबा होगा जैसे रूस और चाइना में, लेकिन ये सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की विचारधारा थी कि समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए, चुनाव के तरीके से आना चाहिए। तो इसके मुख्य नेताओं में अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया इसके मुख्य नेता थे और इसमें अशोक मेहता जी इसके मुख्य नेता थे। और सोशलिस्ट पार्टी के उसके बाद में कई टुकड़े हुए, कुछ कारणों से इसके टुकड़े हुए और इसके टुकड़ों के बाद हम देखते हैं कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये सारे के सारे जो पार्टियां हैं ये सोशलिस्ट पार्टी में से निकल कर आए थे। तो इसमें और फिर मुख्य नेता इन सभी के साथ जुड़ते गए, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया,
एम जोशी, ये सब इस पार्टी की विचारधारा के लोग थे। आज अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी यूपी में, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब के सब कहीं ना कहीं इस सोशलिस्ट पार्टी से निकली हुई आज की पार्टियां हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ जो आज की मुख्य पार्टियां हैं वो उस दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टियां थी।